हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेटालिक कंडक्टेंस। मेटल्स में जो कंडक्टेंस आती थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस। तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स थे मेटल्स के केस में दोज वर इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में डाला था और कंडक्टेंस उसकी मेजर की थी। कंडक्टेंस को हम किस तरीके से डिनोट करते थे? जी से डिनोट करते थे। कंडक्टेंस बेसिकली होती क्या है? द ईज विद विच द करंट कैन फ्लो, और दिस विल बी 1 ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते थे? ओम होते थे। कंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे? ओमेगा इनवर्स या ओम इनवर्स, या इसको MHO भी बोलते थे, या आप इसको सीमेंस भी बोलते थे, और कैपिटल S से आप डिनोट करते हो इसको। तो आपने देखा जैसे रेजिस्टेंस इज रो L बाय A। रो इज रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जब आप मेजर करते हो या इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जब आप मेजर करोगे तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस। L आपका क्या हो जाता था? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और A क्या हो जाता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो R कैन बी रिटन एज 1/G। रो कैन बी रिटन एज, रो वाज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते थे। इट कैन बी रिटन एज 1/kappa। कापा क्या हो जाता था आपका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाती थी या कंडक्टिविटी। तो हमने देखा था जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगा? G इंटू L/A। L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट, जो कि वेरी नहीं करता है सॉल्यूशंस के साथ। वो एक कंडक्टिविटी सेल का कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इनटू सेल कांस्टेंट। ये चीजें हमने देखी थी। फिर यूनिट्स ऑफ कापा भी हमने देखे थे। वो क्या आएंगे? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स। तो ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। और बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है that will be the conductance of 1 centimeter cube of the solution, and the solution should be trapped between two electrodes of cross-sectional area 1 centimeter square separated by a distance of 1 centimeter. कापा की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। कापा was conductivity और specific conductance, जो की थी कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और ये सॉल्यूशन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए, जो कि जिनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब ये पहले क्वेश्चन करते हैं। यू हैव बीन गिवन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज दिस। तो आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, कापा की वैल्यू दी हुई है, इट इज 0.212 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 55 ओम। यू हैव टू कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। क्या मुश्किल है? R इज इक्वल टू रो L/A। L/A आपका क्या है? सेल कांस्टेंट। रेजिस्टेंस आपको 55 ओम दी हुई है, आपको कापा दिया है, कंडक्टिविटी दी है, रेजिस्टिविटी क्या होगी? 1 ओवर कापा। तो L/A जो आपका सेल कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा? इट विल बी 55 इंटू 0.212 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख लेना मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। ये 11.66 सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। दिस इज कैपिटल लैम्डा
दिस इज स्मॉल लैम्डा, कई बुक्स में स्मॉल लैम्डा से भी डिनोट किया जाता है, हम कैपिटल लैम्डा यूज करेंगे मोलर कंडक्टेंस के लिए। अब ये होता क्या है मोलर कंडक्टेंस, आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको सॉल्यूशन में डाल दिया। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अब जितने भी आयंस फर्निश करेगा, उन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टेंस आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी नोन एज मोलर कंडक्टेंस, प्रोवाइडेड जो आपका सॉल्यूशन है वो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में ट्रैप्ड है, जिनका की क्रॉस सेक्शनल एरिया सफिशिएंटली लार्ज है एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर। तो मोलर कंडक्टेंस will be defined as the conductance of all the ions furnished by 1 mole of electrolyte when the solution is contained between 2 electrodes जिनका की क्रॉस सेक्शनल एरिया सफिशिएंटली लार्ज है एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो आसान भाषा में अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके जितने भी आयंस आपको फर्निश करेगा वो उसकी मोलर कंडक्टेंस है। सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट होना चाहिए 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जिनका की क्रॉस सेक्शनल एरिया सफिशिएंटली लार्ज है और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम रिलेशन डिराइव करते हैं बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कि कापा है एंड मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती थी? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस थी। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है। अब दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा आने वाला है, कापा इंटू 1000 बाय m is the molarity of the solution, this will be equal to molar conductance। ये हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जो कि मैंने प्रिपेयर किया है by dissolving 1 mole of electrolyte in 1 centimeter cube of the solution। तो consider a solution prepared by dissolving 1 mole of electrolyte in 1 centimeter cube वॉल्यूम। अब ये जो सॉल्यूशन की आपने वॉल्यूम लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ जाएगा जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी, क्योंकि इस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वही तो हमारी मोलर कंडक्टेंस होती थी। तो हमें पता लग गया कि इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस लैम्डा m है। अब ये देखिए, ये बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती थी? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब ये जो सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही है, तो इसकी जो कंडक्टेंस आएगी उसको आप कापा भी बोल सकते हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ फॉर दिस सॉल्यूशन मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस।
जब आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में पड़ा है तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम इस सॉल्यूशन को 4 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं। ऑन 4 टाइम्स डाइल्यूशन, जिसका मतलब ये है कि आपने पानी इतना डाल दिया कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अब 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गई है। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब थी, अब आपने इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही रखा है, बाकी का 3 सेंटीमीटर क्यूब और पानी डाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज बिकम 4 टाइम्स। दिस मींस 4 टाइम्स डाइल्यूशन हैज बीन डन। Now the volume of the solution will become 4 centimeter cube. This solution can no longer be contained between two electrodes having cross-sectional area 1 centimeter square. इनको ट्रैप करने के लिए, इनको कंटेन करने के लिए you have to take larger electrodes having cross-sectional area 4 centimeter square. Distance of separation उतना ही रखो। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रोड ली, जिनका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर। आप समझ लो ना, ये देखो पहले से 4 गुना बड़ी इलेक्ट्रोड्स ली गई हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये अब 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन को ट्रैप कर सकती हैं, कंटेन कर सकती हैं। अब इस सॉल्यूशन की जो आप कंडक्टेंस मेजर करोगे वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल आएगी, क्योंकि अब आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 4 सेंटीमीटर क्यूब में। तो ओवरऑल जो कंडक्टेंस आप मेजर कर रहे हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ही कंडक्टेंस है, तो दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस। ओके, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या होगा? देखो, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। आपने इस सॉल्यूशन को जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जब तक तो आपकी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब थी तब तक सारे के सारे आयंस एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में कन्फाइंड थे। आपने 4 टाइम्स डाइल्यूशन कर दी, अब वही जो चार्ज कैरियर्स है, जो आयंस हैं, वो 4 टाइम्स वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी वो अब टोटल कंडक्टेंस की सिर्फ 1/4 रह जाएगी। तो कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन which has been prepared by 4 times dilution of the original solution, उसकी specific conductance will come out to be 1/4 of the molar conductance। ये क्लियर हुआ कि पहले आपके जितने भी चार्ज कैरियर्स थे वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे, अब आपने 4 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, 4 सेंटीमीटर क्यूब में वो सारे के सारे आयंस डिस्पर्स हो गए, पर सेंटीमीटर क्यूब में 1/4 आयंस ही रह गए, 1/4 चार्ज कैरियर्स रह गए। अब जो टोटल कंडक्टेंस आप मेजर कर रहे हो, मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की, अगर वो लैम्डा एम है, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी आएगी? इट विल बी 1/4 इंटू लैम्डा एम। ठीक है, यही अगर मैं 9 टाइम्स डाइल्यूशन करता तो मेरे को और बड़ी प्लेट्स लेनी पड़ती जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो ऐसे मेरे को 9 क्यूब्स बनाने पड़ते। बेसिकली जो मेरे चार्ज कैरियर्स होते वो 9 ऐसे क्यूब्स में डिस्पर्स हो जाते। तो उस केस में जो मैं ओवरऑल कंडक्टेंस मेजर करता वो तो अभी भी मोलर कंडक्टेंस ही रहती, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ही कंडक्टेंस आप मेजर कर रहे हो। बट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो अब 1/9 रह जाएगी ऑन 9 टाइम्स डाइल्यूशन। सिमिलरली ऑन V टाइम्स डाइल्यूशन, कि आपने वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो सॉल्यूशन ओरिजिनली लिया था जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व करवाया था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल नाउ बिकम V सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द आयंस विल गेट डिस्पर्स्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो जो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस बाय V। ठीक है, तो अब जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है वो कैसा है? इस सॉल्यूशन में वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
सॉल्यूशन। तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है? 1 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितनी है? V अपॉन 1000। तो ये कितना आ गया? 1000 बाय V। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो V है दैट इज 1000 बाय M। तो V की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं और कापा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कापा विल कम आउट टू बी मोलर कंडक्टेंस अपॉन 1000 बाय M। M ऊपर ले जाओ तो आप ये बोल सकते हो लैम्डा M विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय M। ये मोलर कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया, ये आपने याद रखना है। डेरिवेशन फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी से आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। देखो, आपने सबसे पहले क्या लिया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में डाल दिया। तो सॉल्यूशन आपका ट्रैप हो सकता है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच हैव क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब इस सॉल्यूशन की जो आप कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है, तो वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल आएगी। और क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है तो ये कंडक्टेंस बाय डेफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल भी है। तो हम बोल देंगे कि मोलर कंडक्टेंस इस सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल है। अब इस सॉल्यूशन को मैंने 4 गुना डाइल्यूट कर लिया। 4 टाइम्स डाइल्यूट करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज बिकम 4 टाइम्स। Now this solution can no longer be contained between 2 electrodes which have a cross-sectional area 1 centimeter square. I have to take larger electrodes having cross-sectional area 4 centimeter square. अब जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो 4 टाइम्स द वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस आएगी वो 1/4 आएगी ऑफ द टोटल कंडक्टेंस। टोटल कंडक्टेंस कितनी है? अभी भी लैम्डा m है, क्योंकि आप जो टोटल कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही आ रही है। तो टोटल कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी? 1/4 ऑफ द टोटल कंडक्टेंस। सिमिलरली अगर आप 9 टाइम्स डाइल्यूट करते तो आपको और ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ती, तो आपके जो चार्ज कैरियर्स होते वो 9 सेंटीमीटर क्यूब या ऐसे 9 क्यूब्स में डिस्पर्स हो जाते। तो आप बोल सकते हो कि उस केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो मोलर कंडक्टेंस की 1/9 आती। अब अगर आप V टाइम्स डाइल्यूशन कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज बिकम V सेंटीमीटर क्यूब। आयंस जो होंगे, जो चार्ज कैरियर होंगे, वो V ऐसे क्यूब्स में बढ़ जाएंगे। तो पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी दैट विल बी लैम्डा m बाय V। अब ये V आपका सेंटीमीटर क्यूब में था V आपका सेंटीमीटर क्यूब में था। आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो मोलैरिटी आपने निकाल ली और V को आपने मोलैरिटी से सब्सटीट्यूट कर दिया और ये रिलेशन आ गया जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछी जाती कभी भी, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें यूनिट्स की बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। यूनिट्स भी अभी बताता हूं। ये हमारा रिलेशन आया है कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो जो कापा के यूनिट्स होते हैं दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी के जो यूनिट्स होंगे दोज विल बी मोल्स पर लीटर, और मोलर कंडक्टेंस के जो यूनिट्स आएंगे दोज विल बी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो, बहुत बारी कई क्वेश्चंस में आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर में दी होती हैं सारी वैल्यूज, तो तब आपने जो एक्सप्रेशन यूज करना है दैट विल बी कापा अपॉन मोलैरिटी। इसमें जो कापा होगा दैट विल बी सीमेंस मीटर इनवर्स। मोलैरिटी जो आएगी दैट विल बी मोल्स पर मीटर क्यूब। जो लैम्डा m आएगा दैट विल बी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बहुत बारी आप लोग ये गलती करते हो, तो इसको जितना अच्छे से आप हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइट करके रख लो अपनी नोटबुक में कि जब तो आप कापा को सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में डाल रहे हो, मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में डाल रहे हो,
तो लैम्डा एम आपका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। जब आप सब कुछ SI यूनिट्स में डालोगे तो फिर 1000 वाला फैक्टर नहीं आएगा। ओके अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे मोलर कंडक्टेंस होती है बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है। मोलर कंडक्टेंस क्या थी? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आती थी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced या furnished by 1 gram equivalent of electrolyte present in a solution, which is when solution is trapped between electrodes of sufficiently large cross-sectional area and separated by a distance of 1 centimeter. ओके तो इसको हम लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस का हमारा क्या एक्सप्रेशन आया था? कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर आएगा, कापा इंटू 1000। क्योंकि हम मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज कर रहे हैं तो मोलैरिटी की जगह भी क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी। यहां पे जो यूनिट्स आएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के वो आएंगे सीमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो कापा आप डालोगे वो सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स में डालोगे। नॉर्मेलिटी आपकी क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने मोलर कंडक्टेंस में किया था। अब आपको पता है ना जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है? वैलेंस फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो आप मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन निकाल सकते हो। तो आप ये बोलो कि मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंस फैक्टर। ये आ जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, रेशियो तो लेनी है दोनों चीजों की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पहले बहुत बारी डिस्कस की हुई है कि नॉर्मेलिटी इज वैलेंस फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो आप रिलेट कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी। ठीक है, ये रिलेशंस आते हैं। अब नेक्स्ट है मेजरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मेजर करनी है, किस तरीके से करोगे? आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने भी आयंस फर्निश होंगे उन आयंस की वजह से कुछ कंडक्टेंस आएगी। आप इस सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में डाल दोगे। कंडक्टिविटी सेल का आपको सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए, तो फिक्स्ड होता है ना। तो आपने इस सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में डाला और कंडक्टिविटी सेल की अगर आप किसी तरीके से रेजिस्टेंस डिटरमिन कर लोगे तो आपको उसकी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पता लग जाएगी। अब जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आएगी उसमें आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट ने आयंस फर्निश किए थे उनकी वजह से कंडक्टेंस रहेगी, प्लस वाटर की वजह से भी कुछ कंडक्टेंस आती है। तो आपकी कोशिश ये रहती है कि वाटर की वजह से कंडक्टेंस कम से कम आए। तो बेसिकली जितनी भी आपको कंडक्टेंस देखने को मिले वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज नहीं करते। आप क्या यूज करते हो? यू यूज अ स्पेशल वाटर नोन एज कंडक्टिविटी वाटर। कंडक्टिविटी वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं
वाटर में थोड़ा सा KMnO4 या KOH डाल के रिपीटेड डिस्टिलेशंस करते हैं, तो जो वाटर हम ऑब्टेन करेंगे दैट इज कंडक्टिविटी वाटर, उसकी कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा कम आती है। ओके, अब हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल किस तरीके से मेजर करते हैं, दैट इज मेजर्ड यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज एपरेटस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ते हो क्लास 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। आप कुछ इस तरीके का सर्किट ट्यूब बनाते हो जिसमें कि 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं। ये बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर देते हो इस तरीके के सर्किट को, बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हो। गैल्वेनोमीटर बस इतना डिटरमिन करता है कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये 4 रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक अननोन होती है, बाकी सबका पता होता है आपको। R2 और R4 फिक्स्ड होती हैं और नोन होती हैं, आपको पता होता है कि कितनी कितनी रेजिस्टेंस लगाई है। R3 जो रेजिस्टेंस है आपकी वो वेरिएबल होती है, या वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जितनी भी आप वैल्यू इसकी लगाओगे आपको वो नोन रहेगी, आपको पता रहेगा। तो R3 इज ऑल्सो नोन, R4 इज ऑल्सो नोन, R2 इज ऑल्सो नोन। R3 की वैल्यू जब आप चेंज करते जाओगे ना तो आप देखोगे इस कंडक्टर में, इस लिंब में करंट चेंज होता जाएगा। R3 की एक वैल्यू पे जाके क्या होता है, इस लिंब में करंट फ्लो करना बंद कर देता है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप ये कंडीशन डिराइव करते हो, हम नहीं करेंगे, आप 12th की फिजिक्स में करोगे। R1 by R2 will be equal to R3 by R4, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप देखो R1 आपको नहीं पता था, R3 पता है, R4 पता है, R2 पता है, तो आप R1 बहुत इजीली डिटरमिन कर लोगे। तो ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली कंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस हम यहाँ R1 की जगह क्या लगा देंगे, हमारा कंडक्टिविटी सेल यहाँ लगा दिया जाएगा। उस कंडक्टिविटी सेल में जो सॉल्यूशन है उसकी रेजिस्टेंस मेरे को पता लग गई तो उसकी कंडक्टेंस भी पता लग जाएगी। ठीक है, अब ऐसा होता है कि यहाँ पे तो मैंने क्या यूज किया है, डायरेक्ट करंट यूज किया है, डीसी सप्लाई यूज की है। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हम डायरेक्ट करंट कभी भी यूज नहीं करते फॉर कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। रीजन क्या रहता है, अगर आप डायरेक्ट करंट लगाओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस अगर होगी तो आयंस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करना शुरू कर देंगी और जो कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन है वो भी वेरी करना शुरू कर देगी, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या यूज करते हो, डीसी की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे यूज करोगे। अब डायरेक्ट करंट के साथ तो आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ आप गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर सकते। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ आपको यूज करना पड़ता है ईयरफोन डिटेक्टर, जो कि बेसिकली नॉइज डिटेक्ट करता है, साउंड डिटेक्ट करता है। बाकी पूरा का पूरा सेटअप वैसा ही है। तो अब देखिए कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स आप कैसे करोगे। वी कनेक्ट अ कंडक्टिविटी सेल विद नोन सेल कांस्टेंट। उस कंडक्टिविटी सेल में आप अपना सॉल्यूशन डाल दोगे, सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया हुआ इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व करवा के। डीसी सप्लाई आप यूज नहीं करते बिकॉज इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलिसिस विच विल ऑल्टर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, देयरफॉर वी हैव टू यूज ऑल्टरनेटिंग करंट। गैल्वेनोमीटर अब काम नहीं करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, देयरफॉर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट विद ईयरफोन डिटेक्टर, जो कि नल पॉइंट को डिटेक्ट करता है। बेसिकली नल पॉइंट वो होगा जहां पे जिस कंडीशन में इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। नल पॉइंट विल बी इंडिकेटेड थ्रू अ साउंड। जब तक देखो इसमें करंट फ्लो करता रहेगा ना तब तक तो आपके ईयरफोन में कुछ बजिंग सी आती रहेगी, बज साउंड आती रहेगी। जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा, नल पॉइंट आ जाएगा, तब वो साउंड भी बंद हो जाएगी, नॉइज भी बंद हो जाएगी। तो we need conductivity water which has very less conductance, which is obtained by repeated distillations of distilled water containing small amount of KMnO4 और KOH under reduced pressure. ओके, तो जो टोटल कंडक्टेंस आप मेजर करते हो उसमें जो आयंस की वजह से कंडक्टेंस आई है वो है, प्लस वाटर की वजह से कुछ कंडक्टेंस रहती है। ठीक है,
तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मेजर की जाती है। ये प्रॉपरली आपने नोट्स बना लेने हैं, इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये हम रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ये आप फिजिक्स में करोगे। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर KCl सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करनी है अगर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इतनी है। तो कापा आपको दिया हुआ है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेम ही चीज है, इट इज 0.152 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी सॉल्यूशन की दी हुई है, लैम्डा एम आपने निकालना है, रिलेशन हमने डिराइव किया है इतनी मेहनत करके, कापा इंटू 1000 बाय एम, सब आपको पता है, वैल्यूज ही तो पुट करनी है और कैलकुलेटर यूज करके आपने आंसर निकाल लेना है, सी आ जाएगा आपका। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर यूज करने की ज्यादा आदत मत डालो, खुद से ही कैलकुलेशंस किया करो। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज 245 ohm. Calculate the equivalent conductance of the solution if the electrodes in the cell are 4 cm apart and having an area 7 cm square. Distance of the two electrodes, distance between the two electrodes is this, cross-sectional area of the electrodes is this, सेल कांस्टेंट आपको पता लग गया है, कंडक्टेंस दी हुई है आपको, रेजिस्टेंस दी हुई है इस सॉल्यूशन की, रो एल बाय आर पता है, एल पता है, ए पता है, रेजिस्टिविटी पता लग गई, रेजिस्टिविटी पता लग गई तो कापा पता लग गया। आर कितना है, इट इज 245, इसको मैं 1 बाय कापा लिख दूं, 4/7 कापा आपका आ जाएगा, दिस विल बी, तो कापा विल बी 4/245 इंटू 7, यूनिट्स क्या आएंगे इसके, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपने डिटरमिन करनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आएगी, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, इट इज 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, कापा आपने निकाल लिया, नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपकी आ जाएगी। ठीक है, so question is the resistance of a solution A is 50 ohm and that of solution B is 100 ohm. Both the solutions are being taken in the same conductivity cell. If the equal volumes of solution A and B are mixed, what will be the resistance of the mixture using the same cell? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है जो कि आप इस तरीके से डिटरमिन कर सकते हो, R इक्वल्स रो एल बाय रो इज 1 बाय कापा। ये सॉल्यूशन ए के लिए डिटरमिन कर लिया, ऐसे सॉल्यूशन बी के लिए आप डिटरमिन कर लो। कापा ए आपका कितना आ गया, इट विल बी 1/50 इंटू एल बाय ए। कापा बी आपका कितना आ गया, इट विल बी 1/100 इंटू एल बाय ए। ये चीजें क्लियर हैं। अब जब आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाओगे, जो ए के चार्ज कैरियर्स हैं वो डबल वॉल्यूम में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो पर सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं देखूं, ए के आयंस पहले के कंपैरिजन में आधे रह जाएंगे, सिमिलरली बी के आयंस भी पर सेंटीमीटर क्यूब पहले के कंपैरिजन में हाफ रह जाएंगे। तो इन ए और बी की वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आएगी वो भी हाफ हाफ रह जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगी, ए के आयंस की वजह से भी कुछ होगी और बी के आयंस की वजह से भी कुछ होगी। ए की आयंस की वजह से कितनी हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में हाफ रह जाएगी। क्यों, पहले अगर वी वॉल्यूम आपने ए की ली थी तो ए के जो आयंस थे वो इस वॉल्यूम में डिस्पर्स थे। जब आपने दो सॉल्यूशंस को ऐसे मिक्स कर दिया, ए और बी को, जिन दोनों की वॉल्यूम वी भी थी, तो अब रिजल्टेंट वॉल्यूम 2 हो गई है। ए के आयंस अब डबल वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस आधे रह जाएंगे। तो ए की वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगी, जो कंडक्टिविटी आएगी पर सेंटीमीटर क्यूब, वो पहले के कंपैरिजन में भी आधी हो जाएगी, कापा ए बाय 2 होगी। सिमिलरली
बी की भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगी और वो कितनी होगी, कापा बी बाय 2। ठीक, अब आपको सॉल्यूशन का कापा पता लग गया है, दैट विल बी 1/2 इंटू 1/50 प्लस 1/100 इंटू L बाय A। तो ये देखिए कितना आया है, 1/100 1 प्लस दिस विल बी 3/2 इंटू L बाय A। हमने क्या निकालना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो इस चीज से आप निकाल सकते हो कितनी आ जाएगी, इट विल बी रेजिस्टेंस विल बी 1 बाय कापा इंटू L बाय A। तो कापा की वैल्यू बस यहाँ पे आप पुट कीजिए और रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ना डिटरमिन कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, L बाय A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 200/3 और आंसर आपका आ जाएगा 66.67 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंडक्टिविटी सेल द having 2 platinum electrodes each of cross sectional area 10 centimeter square and fixed 1.5 centimeter apart, the cell contains 0.05 normal solution of a salt if 2 electrodes are just half dipped। आधी आधी इलेक्ट्रोड ही आपने डिप की हैं, तो इफेक्टिव एरिया आपके लिए कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो वही है, मतलब L आपका 1.5 सेंटीमीटर ही है। If the 2 electrodes are just half dipped into a solution which has a resistance 50 ohm, you have to find the equivalent conductance। Resistance 50 ohm आपको दी है, this is rho L by rho को 1 by kappa लिख लो, 1 by kappa into L by L आपको पता है, kappa आ गया आपका, kappa कितना आ गया 1/50, L is 1.5 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, तो दिस इज 1.5/250 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, तो दैट विल बी कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और इसको आप सॉल्व कर लो बस। दिस विल बी 1000/0.05, दिस इज 30, दिस इज 4, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी आ गई, 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। यूनिट्स लिखने की आदत डाल लो, सारी चीजें आसान रहेंगी आपके लिए, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होगी। तो आंसर आपका क्या आ गया, ए। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं इसको। देखो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो। सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण फ्लो करता है, नहीं, वो तो मेटालिक कंडक्टर्स में होता था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपको क्यों देखने को मिलती थी, इलेक्ट्रोलाइट्स में या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। कैटायंस भी मूव करते हैं, एनायंस भी मूव करते हैं, तो अ पार्ट ऑफ करंट विल बी कैरिड बाय कैटायंस एंड अ पार्ट ऑफ करंट विल बी कैरिड बाय एनायंस। अब जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कैटायंस कैरी करेंगे वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस हो जाएगा, जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट एनायंस कैरी करेंगे वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस हो जाएगा। तो ये देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय ईच आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आप ये देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो कैसे करूं, टोटल चार्ज कैरिड बाय कैटायंस अपॉन द टोटल चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ कैटायंस कैरी कर रहे हैं और बाकी का एनायंस कैरी कर रहे होंगे, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो गया। सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आपने डिफाइन करना है तो वो क्या हो जाएगा, QA अपॉन QC प्लस QA, वेयर QC is the charge carried by cations and QA क्या हो जाएगा, चार्ज कैरिड बाय एनायंस। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। अब कोई भी कैटायन कितना, कोई भी आयन कितना चार्ज कैरी करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयनिक मोबिलिटी।
जिन आयंस की मोबिलिटी ज्यादा है, जो आयन सॉल्यूशन में इजीली मूव कर सकते हैं, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी करेंगे, वो ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे। अब जैसे आप लिथियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लो, अब Li पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा होता है, हैवीली हाइड्रेट हो जाता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, बल्की हो जाएगा इन वाटर, तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाती थी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी, इजीली मूव नहीं कर पाता था, आयनिक मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस वो जो चार्ज कैरी करेगा या जो करंट फ्लो करवाएगा बहुत ही कम करवाएगा। तो मेनली करंट किसको फ्लो करवाना पड़ेगा फिर, क्लोराइड आयन को। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Li पॉजिटिव देखूं तो वो कम आएगा और क्लोराइड का रिलेटिवली ज्यादा आएगा। ये तो आप समझते हो फ्रैक्शन है, ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू 1। तो ये बोला जा सकता है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरिड बाय एन आयन, या अगर मैं कैटायन की बात करूं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी को हम U से डिनोट करते हैं। अभी आयनिक मोबिलिटी भी डिफाइन करते हैं। सिमिलरली चार्ज कैरिड बाय एनायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ये लिखा जा सकता है। तो QC बाय QA की रेशियो क्या होगी, UC बाय UA। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ये तो हमने लिखा ही था, QC प्लस QA, दिस विल बी इक्वल टू UC अपॉन UC प्लस UA। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयनिक मोबिलिटी देखते हैं। अब आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी इज द स्पीड ऑफ आयन कि जब आप 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाते हो ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। इसमें जो आयन की स्पीड आपको देखने को मिलेगी दैट इज आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी को हम U से डिनोट करते हैं। जो इसका एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, इट इज द स्पीड ऑफ आयन, जो कि यूजुअली आप सेंटीमीटर पर सेकंड में डालोगे, अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज डेल्टा V बाय डेल्टा X। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना चेंज हो रहा है। ओके, अब सिमिलर टर्म है आयनिक कंडक्टेंस। देखो, जिस आयन की मोबिलिटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी भी ज्यादा, तो हम ये बोल सकते हैं आयनिक कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज K, और K की वैल्यू होती है वही जो 1 फैराडे की इक्वल 96500 कूलम। तो आप आयनिक मोबिलिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, आयनिक कंडक्टेंस अपॉन 96500। ठीक है, ये जो 3 मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक कंडक्टेंस, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो नहीं दी गई हैं, बट कभी कभी क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं इन पे। फॉर H पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट इज 349.8। ये बेसिकली आपको इसकी H पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टेंस दी हुई है 349.8। You have to calculate the mobility of this ion, ये सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स में दी होती है। कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ इट्स आयन। मोबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा अपॉन 96500 एंड इट्स वेलोसिटी if it is in a cell in which electrodes are 5 centimeter apart to which a potential of 2 volt is applied। आयनिक मोबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली यहां से, ये किसकी इक्वल होगी, स्पीड ऑफ आयन अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 2 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 2/5 आपका पोटेंशियल डिफरेंस बने, पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। दिस विल बी
इन वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगी। और यहाँ यू की यूनिट्स आप लिख सकते हो, तो यूनिट्स ऑफ आयनिक मोबिलिटी will be सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और आयनिक कंडक्टेंस के आएंगे सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। अब u की वैल्यू आपने डिटरमिन कर ली थी, सब कुछ आपको पता है, v आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Ag पॉजिटिव इज दिस। सॉरी, आयनिक कंडक्टेंस आपको दी गई है, यू हैव टू कैलकुलेट द आयनिक मोबिलिटी। तो फिर ये तो सिंपल ही है, लैम्डा अपॉन 96500 करना है। तो लैम्डा आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ अपॉन 96500 कर लो और सॉल्व कर लो, ये देख लो कितना आ जाएगा। ये कुछ इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था, ये सारा आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आपकी किस तरीके से वेरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन।